हेलो गाइज, गुड इवनिंग। आप सभी का वेलकम। आप हमारे साथ जुड़े हो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा धन्यवाद आपको। आज हम अगले स्टेप पर बढ़ते हैं और जहाँ पर हम टेंस का यूज करना सीख रहे थे, किस तरह से ये हमारे एग्ज़ाम्स में रिलेटेड क्वेश्चंस इनसे आते हैं, उनकी हम बात कर रहे थे। आज हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, देखो पहले हम इसको समझेंगे। पहले इनके एक एक वर्ड्स के यानी सभी वर्ड्स के क्या क्या मीनिंग होते हैं उसको देखते हैं हम। परफेक्ट का मीन पूरा होना होता है और हम सब जानते हैं जहाँ पर भी परफेक्ट होगा, फ्यूचर का हो तो ठीक, पास्ट का हो तो ठीक और प्रेजेंट का हो तो ठीक, सभी में V3 का यूज होगा। और V3 क्या करती हैं, V3 कब तक नहीं आती, जब तक उसके साथ में है जो है न हो। और फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो सेल और विल का यूज होगा। इस तरह से देखो हमने एक चीज़ समझी कि V3 का यूज होगा और हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी होगी विल हैव या सेल हैव में से एक। इस पर सब्जेक्ट से के नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ गया। हेल्पिंग वर्ब पर हमें ये देखना है कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है। यदि हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो हमें सेल हैव का यूज करना है, और यदि हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन को छोड़कर कोई भी है तो हमें विल हैव का यूज करना पड़ेगा। इस तरह से हमारे पास में सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह से बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर विल हैव और सेल हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब होगी, और फिर V3 लिखेंगे और इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड्स लिखेंगे। ये हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ। यदि हमें इसी स्ट्रक्चर समझिए आप, यदि हमें इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, विल और सेल के बाद में नोट लिखेंगे। और यदि हमें इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, सेल और विल को हम आगे ले आएंगे, सेल और विल को आगे ले आएंगे और कुछ चेंज नहीं होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब देखो फ्यूचर परफेक्ट में कौन कौन से एक्शंस ऐसे हैं जिनको हमें लिखना है। देखो इस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शंस कार्यों को अभिव्यक्त एक्सप्रेस करने के लिए होता है जो फ्यूचर में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो जाएंगे। ऐसे कार्य बताए जाए जो किसी निर्धारित समय तक पूरे हो जाएंगे, वहाँ पर हमें क्या करना है, फ्यूचर परफेक्ट का यूज करना है। जैसे मैं एक सेंटेंस आपको बता रहा हूँ, देखो समझना। हमारी परीक्षा है मार्च 2021 यानी 2021 तक समाप्त हो जाएगी। हमारी परीक्षाएँ मार्च 2021 तक समाप्त हो जाएगी। तो अभी से हम इन फ्यूचर की बात कर रहे हैं और उस समय ये इमेज कर रहे हैं, ये मान रहे हैं कि उस समय तक ये कार्य पूरा हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं। एक और सेंटेंस समझिए, वह सोमवार तक आ जाएगी, वह सोमवार तक आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, यहाँ पर भी वही चीज़ अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि मंडे तक वो कार्य पूरा हो जाएगा। इस तरह से देखो हमें इस बात को याद रखना है। वापस रिपीट करता हूँ मैं, ऐसे एक्शंस जिनसे हमें ये पता लगे कि ये फ्यूचर में उस समय तक पूरे हो जाएंगे, तब हम क्या करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं। सेल हैव और विल हैव के साथ में V3 का यूज करते हैं और बाकी सारे रूल्स वैसे ही हैं। देखो उसका भाई अगले महीने तक कार्य समाप्त कर लेगा। अब यहाँ समझो, देखो इन्होंने एक कंडीशन, ये समझिए कि एक कंडीशन रखी है, एक शर्त रखी है। क्या शर्त रखी है कि अगले महीने तक इस कार्य को पूरा कर लेगा। तो अगले महीने तक किसी निर्धारित समय तक, तो अगले महीने तक क्या कर लेगा, वो कार्य समाप्त कर देगा। देखो आप सुनो, जब भी हमें इस प्रकार से जो हमारे टाइम को बताने वाले वर्ड्स आएंगे, उन सब के आगे बाई लिखना है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि अगर हम ऐसा लिखे कि 2025 तक मनुष्य चंद्रमा पर पहुंच जाएंगे, तो बाई 2025, समझ में आएगी बात है। देखो बाई लिखेंगे उस टाइम बताने वाले वर्ड्स के साथ में, यानी जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होंगे उनके साथ में हम
बाई का यूज करेंगे, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस तरह से हमें इनका यूज करना पड़ेगा। और इनको हम लास्ट में भी लिख सकते हैं और फर्स्ट में भी लिख सकते हैं। फर्स्ट में लिखेंगे, दोनों के बीच में कोमा लगाना पड़ेगा। अब देखो हम लिख के देखते हैं। देखो उसका भाई हमारे पास सब्जेक्ट है, हिज ब्रदर। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए हमें, सब्जेक्ट आ गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, सेल हैव आएगा या विल हैव। मेरे पास कमेंट्स कीजिए आप, सेल हैव या विल हैव। देखो यहाँ पर क्या लिखना होगा हमें, यहाँ पर विल हैव लिखना होगा। विल हैव के साथ में अब वापस वही परफेक्ट की बात कर रहे हैं अपन, वैसे भी हैव आ गया। हैव किसकी मांग करता है, V3 की। अब देखो समाप्त करने के लिए हमें फिनिश वर्ब को हम काम लेंगे, फिनिश्ड। अब देखो कार्य को हम द वर्क लिख लीजिए आप, दिस वर्क भी लिख सकते हो आप अगर यह कार्य मानते हो तो। वापस समझते हैं, देखो हिज ब्रदर विल हैव फिनिश्ड द वर्क, हमने सारा काम कर लिया। ये भी आ गया, समाप्त करना वर्ब है हमारी, वो आ चुकी हैं। अब हमें ये लिखना है, मैंने भी बात की थी आपसे, क्या लिखें, बाय द, बताओ, बाय नेक्स्ट मंथ। ठीक है साहब, इस तरह से हमें यहाँ पर हमें इसका यूज करेंगे। अब देखो मैं हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं उनकी बात कर लेता हूँ। मैं इसी सेंटेंस आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे साथ में बहुत सारी मॉडल स्कूल्स के बच्चे जुड़े रहते हैं, लाइव क्लास को अटेंड करते हैं, तो उनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं उसकी बात कर लेता हूँ। इस प्रकार से सेंटेंस होते हैं उनके पास में, और वो क्या करते हैं, इसमें कोई ना कोई मिस्टेक, एरर बता देते हैं, एरर छोड़ देते हैं और फिर बोलते हैं कि इसको सही कीजिए आप। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसा लिख दूँ तो क्या ये सही हो जाएगा? देखो आप, विल बी कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस की। और कंटिन्यूस किस चीज़ की डिमांड करता है, बोलो, V1 प्लस ING। तो क्या V1 प्लस ING है? नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ, आप थोड़े कन्फ्यूज हो जाएंगे। नहीं तो विल बी और V3 हमारी इंग्लिश ग्रामर में एक्सेप्टेबल हैं कब, जब पेसिव वॉइस में हम एक्टिव को पेसिव में चेंज करते हैं। यानी पेसिव वाला अगर सेंटेंस होता है तो यहाँ पर क्या होता, ये सही हो जाती। लेकिन देखो मैं आपको अभी हाथ समझा रहा हूँ, यहाँ पर ये नहीं है, इसके जस्ट बाद में समझाऊंगा एक्टिव और पेसिव में क्या डिफरेंस है, तब आप समझ जाओगे उसको कि यहाँ पर बी क्यों आना, क्यों नहीं, सही नहीं होगा। ओके, हिज ब्रदर विल बी फिनिश्ड द वर्क बाय नेक्स्ट मंथ। ये सेंटेंस हमारे पास में लिखा हुआ है और आपसे कहा जाए कि इसमें कोई न कोई मिस्टेक है, उस एरर को फाइंड आउट कीजिए और उसको करेक्ट कीजिए। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, देखो यदि बाई के बाद में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं या क्लोज हैं, मेरी बात को नोट करना है यहाँ पर। यदि बाई के बाद में, नोट कीजिए आप, यदि बाई के बाद में, ये बाई लिखा हुआ है, इसके बाद में क्या है, देखो हम चर्चा कर रहे थे कि बाई के बाद में यदि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं तो क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट होगा। आप इस चीज़ को मेरे साथ नोट कीजिए पहले। यदि बाई के बाद में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होंगे तो क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। अभी जो हमने सेंटेंस लिखा था, मैं उस सेंटेंस को फिर से लिखकर समझाऊंगा आपको। यहाँ पर ये सेंटेंस था, देखो यहाँ शायद आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ देखिए, ही हिज ब्रदर विल हैव, सॉरी विल बी मैंने इसमें एरर बना दिया था, विल बी फिनिश्ड द वर्क बाय नेक्स्ट ईयर। देखो अब हमें क्या करना है, हमारे एग्जाम्स में इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पर बी लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि बाई के बाद में क्या लिखा हुआ है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पर ये देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस आया है या नहीं, तो नहीं आया। यहाँ पर क्या हुआ, विल के साथ में बी गलत है, यहाँ पर हैव आना चाहिए। तो हम इस तरह से एरर्स को फाइंड आउट करेंगे और उनका करेक्शन करेंगे। अब आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखो यहाँ देखिए, मैंने इधर बॉक्स में कुछ बातें लिखी है। यदि बाई के बाद टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स या क्लोज हो
तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है बाई जुलाई, बाई 2025, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। एक और लिखिए, क्लोज लिखिए, बाय इज प्रेजेंट, बाय इज प्रेजेंट, उसकी उपस्थिति से, उपस्थित तक, यानी उसके उपस्थित होने तक। फ्रेज यही है, क्लोज भी आती है, क्लोज में भी लिख रहा हूं आपके सामने, देखिए आप, यानी कि बाई के बाद में यदि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं, ये क्लोज है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। ये सारी बातें हम याद रखेंगे। उससे पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं, सी विल हैव कम बाई मंडे। अब देखो ये वो सोमवार तक आ जाएगी, तो सी विल हैव, सी के साथ में विल हैव आया, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ ही केवल सेल आएगा। इसकी हम चर्चा पहले कर चुके हैं। तो सी विल हैव कम बाई मंडे, यहाँ पर विल हैव के साथ में V3 आई है, और यहाँ हमारी वर्ब थी कम है, कम की V3 भी कम ही होती है। अब हम इसको नेगेटिव बनाना है, तो इन दोनों के बीच में नोट लिख देंगे। देखो, सी विल नॉट हैव कम बाई मंडे, ये आपके समझ में आ गया। विल सी हैव कम बाई मंडे, क्वेश्चन मार्क रहें, तो इसका अर्थ हुआ, देखो ये हम सेल या विल को आगे ले आएंगे क्वेश्चन बनाने के लिए। इस बात को आप समझ गए। अब हम देखो कुछ सेंटेंस लिखकर, एक्सरसाइज लिखकर इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि बाइक से हम इस टेंस को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, किस प्रकार से पहचानेंगे कि यहाँ पर ये टेंस आया है। इसके लिए हम कुछ एक्सरसाइज के लिए सेंटेंस लिखते हैं, और आप उनको ध्यान से देखना। फिर हम इसकी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो अब आपको मैं इसी के साथ में बताऊंगा। देखो, मेरे साथ बहुत सारी हमारी राजस्थान की मॉडल स्कूल्स के बच्चे जुड़े रहते हैं, और उनकी जो 10th का पेपर होता है CBSE कंडक्ट करवाती है, उसमें स्पोर्टिंग एरर्स वाला क्वेश्चन आता है। तो वो ध्यान दे कि एरर किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, उनका करेक्शन कैसे करेंगे। ओके, हम इन सभी एडवर्ब्स का यूज करते हुए आप इनको नोट कर लीजिए, एक एक्सरसाइज को हल करते हैं। देखो गाइस, हम कुछ एक्सरसाइज लिखकर इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। RBSE राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, राजस्थान अजमेर के जो स्टूडेंट्स 10th क्लास के पेपर में अपेयर होंगे या 10th क्लास का पेपर देंगे, उनके लिए इस प्रकार से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। और देखो, हमें क्या करना है, इस चीज़ को इसको याद रखेंगे और इनको सही भरेंगे। ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये आपके एग्जाम्स में ज़रूर आती हैं। अब देखो समझो, यहाँ पर मेन है, यहाँ ब्लैंक है, द मार्स, यहाँ सॉरी कैपिटल में आएगा, ये प्रॉपर नाउन इसलिए मेन ब्लैंक द मार्स बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। यहाँ पर हमें क्या है, बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं, इस समय तक रीच लिखा हुआ है, इसकी करेक्ट फॉर्म भरनी है। अब करेक्ट फॉर्म कैसे भरेंगे, इसको देखकर, इसको देखने के बाद हमें क्या पता लगा कि ये टेंस है। समझ गए आप, सेल हैव और विल हैव के साथ में V3 का यूज होगा। तो हम इसके साथ में क्या करें, मेन के साथ में क्या आएगा, विल हैव, विल हैव, इसकी V3 बनाइए, रिस्ट, इसको रिस्ट नहीं बोलते हैं, रिस्ट बोलते हैं। सी ब्लैंक अ लॉट ऑफ मनी बाय द नेक्स्ट ईयर। देखो, बाई के बाद में, मेरी बात को नोटिस कीजिए, बाई के बाद में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आए हैं, उस समय तक हमें क्या करना है, इसको देखने के बाद में पता लगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, सेम हमारी वर्ब है, इसको सही भरना है, इसकी करेक्ट फॉर्म भरनी है। तो सी के साथ में क्या आएगा, सेल या विल, तो विल हैव, इसकी V3 सेव्ड। इस तरह से हमें इसकी करेक्ट फॉर्म भरनी है। अगले सेंटेंस चलते हैं, सी वी ब्लैंक दिस वर्क बाई संडे मॉर्निंग। देखो, बाई के बाद में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आए हैं, तो सीधा में कहाँ ले गए ये फ्यूचर परफेक्ट पर। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या बताता है, सेल हैव या विल हैव के साथ में क्या करना है, आपको V3 भरनी है। सेल हैव या विल हैव के साथ में V3, तो हम क्या करेंगे, वी के साथ में क्या आएगा, वी के साथ में वी कौन सा पर्सन है, बोलो, फर्स्ट पर्सन,
बी फर्स्ट पर्सन है तो क्या आएगा, सेल हैव, सेल हैव। और अब उसकी आप थर्ड फॉर्म बनाइए, फिनिश्ड। इस तरह से हमारी ये करेक्ट फॉर्म हुई। अगले सेंटेंस चलते हैं हम। देखो मैंने अभी बात की थी कि कभी कभी क्या होता है, क्लोज भी हमें टाइम बता देती हैं। देखो इस क्लोज ने हमें टाइम बता दिया, बिफोर द ट्रेन स्टार्ट्स। इसका सीधा सा अर्थ हुआ बिफोर द ट्रेन स्टार्ट्स, ट्रेन के शुरू होने से पहले, ट्रेन के शुरू होने से पहले। तो ये क्लोज हैं क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस का वह पार्ट, समझो सेंटेंस का वह पार्ट जिसमें वर्ब भी हो और वह उस सेंटेंस का एक पार्ट हो, उसे हम क्लोज करते हैं। ये कौन सी क्लोज हुई, हमने कल बात की थी, बताइए आप। क्लोज दो प्रकार की होती है, मेन क्लोज और सब ऑर्डिनेट क्लोज। सब ऑर्डिनेट क्लोज वो होती है जिसके आगे कुछ न कुछ जुड़ जाता है। इसके आगे कुछ न कुछ जुड़ गया ना, तो ये कौन सी क्लोज हुई, सब ऑर्डिनेट क्लोज। और सब ऑर्डिनेट क्लोज में कौन सा टेंस नहीं होता, हमने पिछली क्लास में बात की थी अभी कल, बताओ आप। फ्यूचर टेंस नहीं होता। तो यहाँ क्या, कौन सा ये प्रेजेंट ही है ना, सही है ना। तो देखो क्लोज है, ये क्लोज क्या कर रही है, हमें टाइम बता रही है। तो टाइम बताने वाली जो क्लोज है उसके साथ भी हमें क्या करना है, फ्यूचर परफेक्ट भरना है। तो ही के साथ में क्या भरे अपन, वापस क्या भरे, विल हैव, विल हैव। अब इसकी V3 बनाइए, रीच्ड। इस तरह से हम इस टेंस का यूज समझेंगे, कैसे इनको करेक्ट फॉर्म भरनी है। ये हमारे जो RBSC बोर्ड्स के एग्ज़ाम होंगे उनमें इस तरह के क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। अब हम एक चीज़ और समझते हैं। आपने क्या समझा अभी तक, बाई के बाद में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हो या क्लोज हो, उसके आगे हम क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट भरेंगे। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, विल हैव और सेल हैव आएगा और V3 आएगी। इस चीज़ को हम समझ चुके हैं। हमारी RBSC वाली परीक्षाओं में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड या इस टेंस से रिलेटेड, वो हमने समझ लिया। अब हम CBSE और कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ बढ़ते हैं। और मैं ये चीज़ आपको एक एक्सरसाइज लिखकर क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, अब थोड़ा ध्यान से समझना। अब देखिए गाइज, हम इस एक्सरसाइज से एरर्स का करेक्शन करना सीखते हैं, किस तरह से हम उनको करेक्ट कर सकते हैं। अब देखो, आप पहले से इंस्ट्रक्शन देखते हैं अपन। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर करेक्टिंग एरर्स, यानी इनमें कोई एरर से उनको करेक्ट करते हुए सेंटेंस को फिर से लिखिए। और कि देखो किस तरह से हमें इसको फाइंड आउट करना है, पहले इस बात पर हम चर्चा करते हैं। पहले पूरे सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। माई फादर विल रीच देयर बाय दिस टाइम टुमारो। देखो अब आपको पढ़ेंगे वैसे ही गलती का पता लगता जाएगा। देखो, माई फादर विल रीच देयर बाय दिस टाइम टुमारो, बाय दिस टाइम टुमारो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं, ये टाइम एक्सप्रेसिंग फ्रेज हैं। और उससे पहले क्या होना चाहिए, अभी हमने देखा था फ्यूचर परफेक्ट होना चाहिए। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, सेल हैव और विल हैव के साथ में V3 होती हैं। क्या वो देखिए वो है क्या यहाँ पर, यहाँ पर नहीं है। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या हुआ कि ये जो हमारी जो वर्ब थी यहाँ गलती थी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हैव, विल के साथ में हैव प्लस होना चाहिए और ये V3 बननी चाहिए। इस तरह से हमने इसको करेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए, माई फादर विल हैव रीच्ड देयर बाय दिस टाइम टुमारो। वो सेंटेंस सही हुआ। हम सेकंड सेंटेंस पर चलते हैं। द पुलिस विल बी कॉट द रोबर्स बाय नेक्स्ट ईयर। देखो बाय नेक्स्ट ईयर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है ना, तो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ में क्या होना चाहिए, फ्यूचर परफेक्ट होना चाहिए। या देखिए आप, मैंने पहले भी आपसे एक बात बताई थी कि विल बी और V3 हमारी इंग्लिश ग्रामर में पैसिव वॉइस में एक्सेप्टेबल हैं। अब हम इस चीज़ को समझ ही लेते हैं कि पैसिव क्या होता है और एक्टिव क्या होता है। आप मुझे एक बात बताइए, जैसे यहाँ पर ये राइट वर्ब है हमारी, और यहाँ लिख देता हूँ मैं यू राइट। तो आप मुझे बताइए कि इस वर्ब का जो डूअर है वो इससे आगे है क्या, हाँ है, क्योंकि हमारी ग्रामर क्या बताती है हमें, SVOCA। तो SVO इसी का हम पैसिव बनाते हैं।
तो हम ये देखते हैं कि हमारी ग्रामर हमें ये बता रही है कि वर्ब का जो सब्जेक्ट है ना वो आगे होना चाहिए, यानी कि एक्चुअल जो सब्जेक्ट हैं। अब एक्चुअल कार्य करने वाला ये तो है, ये इसके आगे हैं। अगर ये इसके पीछे हो, जैसे अगर आपसे ये सेंटेंस अगर इस तरह से लिखा जाए कि यू राइट अ लेटर, ठीक है साहब, मैं इसको ऐसा लिख दूँ, अ लेटर इज रिटन बाय यू। यहाँ पर हमने क्या किया, देखो ये हमारी वर्ब है और इस वर्ब का जो एक्चुअल डूअर है ना वो इसके आगे नहीं है, वो एक्चुअल डूअर इसके पीछे है। तो इस कंडीशन में इसको तो बोलेंगे पैसिव और ये होगा एक्टिव। फिर से मेरी बात को रिपीट करता हूँ, हमारी ग्रामर के अनुसार यदि किसी वर्ब का डूअर सब्जेक्ट उस वर्ब से पहले हैं तो वो एक्टिव होगा, इस वर्ब का डूअर इससे पहले है तो वो एक्टिव होगा, और यदि वर्ब का डूअर उसके आगे नहीं है और पीछे हैं तो या है ही नहीं, वर्ब का डूअर या तो पीछे है या है नहीं, यानी कि अंडरस्टूड है, तब क्या होगा, तब पैसिव होगा। यानी कि अ लेटर यहाँ का सब्जेक्ट एक्चुअल डूअर नहीं है इस वर्ब का, इस वर्ब का एक्चुअल डूअर यू है जिसको हमने वर्ब के बाद में बिठा रखा है, तो ये पैसिव है। अब यहाँ देखिए सुनो, द पुलिस विल बी कॉट द रॉबर्स। तो अब ये समझिए कोट पकड़ना है, केच की V3 है, थर्ड फॉर्म है, तो पकड़ने का काम चोर करेगा या पुलिस करेगी, बताइए आप, चोर करेगा या पुलिस करेगी, पुलिस करेगी। तो एक्चुअल डूअर आगे ही है ना, बताइए आप, एक्चुअल डूअर कहाँ है, आगे ही है, तो आगे होगा तो पैसिव कैसे बनेगा, फिर तो एक्टिव रहेगा। आप समझ गए आगे तुम्हारी बात, चलो उसको कोई बात नहीं, अब आप समझ गए, इसको हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन बीच में मैंने लिख दिया था इसलिए मैं आपको समझाना मैंने ज़रूरी समझा, तो आप समझ गए होंगे। आप विल बी कोट यानी केच जो वर्ब है उसका एक्चुअल डूअर हमारी ग्रामर के अकॉर्डिंग आगे होना चाहिए और आगे ही है तो एक्टिव है। अब द रॉबर्स पीछे हैं, तो इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द रॉबर्स विल बी कोट, तो ये सही है भाई, विल बी कोट सही है क्योंकि अब पैसिव बन गया, द रॉबर्स आगे आ गया ना। चलो अब हम एक्चुअली इस सेंटेंस को करेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं देखो, बाई नेक्स्ट ईयर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं, जो हमें क्या बता रहा है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और फ्यूचर परफेक्ट में क्या होना चाहिए, यहाँ पर विल हैव या सेल हैव के साथ में V3 होनी चाहिए, तो ये विल भी लिखा हुआ है, ये गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर हैव यानी विल हैव यानी बी के स्थान पर क्या होना चाहिए, विल हैव कोट। हम थर्ड सेंटेंस पर चलते हैं। अब हमें देखो सुनो, इसके लिए इन तीनों सेंटेंस को समझने के लिए आपको एक बात समझनी होगी। चलो मैं नोट ही कर देता हूँ, आप लिखना, यदि फ्यूचर में कोई दो कार्य हो जिनमें यानी उन दो कार्यों में से जिनमें से पहले होने वाले कार्य में फ्यूचर परफेक्ट टेंस और बाद में होने वाले कार्य में प्रेजेंट सिंपल होगा। इस बात को समझते हैं अपन, देखो हमारे पास में फ्यूचर के ऐसे दो कार्य होंगे जो एक तो पहले हो जाएगा और एक बाद में होगा। जो पहले होगा उसमें फ्यूचर परफेक्ट होगा और जो बाद में होगा उसमें प्रेजेंट सिंपल होगा। अब देखो ये ऐसा समझिए कि दो क्लोज होगी, अंडरस्टूड, क्या होगी, दो क्लोज होगी। एक क्लोज जो सबऑर्डिनेट क्लोज होगी वो प्रेजेंट सिंपल में लिखी जाएगी, जो मेन क्लोज होगी वो फ्यूचर परफेक्ट में लिखी जाएगी। अब देखो ये तो सभी टेंस पे लागू होगा, लेकिन दोनों कार्य क्या हो, फ्यूचर में होने वाले हो, जिनमें एक तो पहले हुआ हो, जो पहले हुआ है उसमें फ्यूचर परफेक्ट और जो बाद में हुआ है उसमें प्रेजेंट सिंपल। अब देखो क्या समझो आप, ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क। पहले इस बात को आप अच्छी तरह समझिए, नहीं तो कर नहीं पाएंगे अपन, इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। कैसे पता करेंगे, देखो सुनो,
वापस समझिए, यदि फ्यूचर में कोई दो कार्य हो जिनमें से पहले होने वाले कार्य में फ्यूचर परफेक्ट टेंस और बाद में होने वाले कार्य में प्रेजेंट सिंपल होगा। अब यहाँ देखो आप, वी विल हैव फिनिश्ड, सॉरी ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क। अब देखो बिफोर आई कम या सेल कम, बताओ आप, आई कम होगा या सेल कम होगा? यहाँ पर आई कम राइट होगा, क्योंकि प्रेजेंट इधर फ्यूचर परफेक्ट आ गया तो उधर क्या होना चाहिए? प्रेजेंट सिंपल होना चाहिए। तो प्रेजेंट सिंपल में आई के साथ में वी वन का यूज करते हैं। अब इसे देखिए आप, बाय दिस टाइम टुमारो, देखो हम इन दोनों सेंटेंस को फिर समझते हैं और हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस के बारे में हम चर्चा करेंगे, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें जो टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं या लर्न कर रहे हैं उसके बारे में हमें ये पता होना ज़रूरी है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस प्रकार से आएंगे, ये हमारे लिए किस प्रकार से यूजफुल है, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। देखो हमने एक बात सीखी है कि बाई के बाद में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हो, ये ऐसी कोई फ्रेज हो जो टाइम एक्सप्रेस कर रही हो, उसके साथ में हमें क्या करना पड़ता है? फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं। बाय दिस टाइम टुमारो, देखो ही विल, अब यहाँ पर कहाँ पर गलती है? देखो ही विल रीच, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है? इसके कारण, इस चीज़ से हमने इस चीज़ को पहचान लिया कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट होना चाहिए। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब बताइए आप, या तो विल हैव या सेल हैव, उसके साथ में V3 का यूज करते हैं, दोनों में से, यानी V3 आएगी विल हैव या सेल हैव में से। यहाँ पर ही है इसलिए विल हैव आएगा, तो ये गलत है हमारा। देखो द प्लांट्स विल डाई, द प्लांट्स विल डाई बिफोर द ट्रेन, सॉरी द रेन स्टार्ट्स, रेन स्टार्ट्स, रेन स्टार्ट्स में क्या हुआ? देखो ये हमारे पास में एक क्लोज है, इस क्लोज में कौन सा टेंस लिखा हुआ है? प्रेजेंट सिंपल। तो आगे वाले जो क्लोज होगी उसमें कौन सा टेंस होगा? कौन सा टेंस होगा समझिए, बोलो? फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट होगा। अब एक बात और समझो, आप क्लोज में कन्फ्यूज हो जाओगे, ये ऐसी क्लोज है जो टाइम बता रही है, टाइम एक्सप्रेसिंग क्लोज है, यहाँ पर टाइम बता रही है उस समय तक, बरसात शुरू होने से पहले ही क्या हो जाएंगे? पौधे मर जाएंगे। तो यह क्या होगा? यहाँ विल डाई की जगह क्या होगा? यहाँ विल हैव डाइड, V3 लिखनी होगी आपको। आप इस बात को समझे होंगे। आप इस बात को फिर से समझिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यदि फ्यूचर में कोई दो कार्य हो जिनमें से एक पहले और एक बाद में हो, पहले होने वाले में फ्यूचर परफेक्ट होगा और जो कार्य बाद में हुआ है या होना है उसमें प्रेजेंट सिंपल होगा। इस बात को आप याद रखें। देखो इस तरह से हमने एरर्स को फाइंड आउट करना और उनके करेक्शंस के बारे में जानकारी ली, किस तरह से उनको सही करना है। हमारी ऐसी बहुत सारी परीक्षाएं हैं जिनमें इस तरह के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं और हम अधूरे नॉलेज की वजह से गलती कर बैठते हैं। और यहाँ देखो आपको एक बात याद रखनी है, CBSE के जो एग्ज़ाम्स होंगे 10th क्लास के, यानी कि नेक्स्ट ईयर जो परीक्षाएं होगी, उन परीक्षाओं में इस प्रकार के एरर्स को करेक्शन करने के क्वेश्चंस आते हैं। और RBSE वाली जो परीक्षाएं हैं, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जो आयोजित की जाती हैं, उनमें इस 12वीं क्लास के जो लिटरेचर के स्टूडेंट हैं उनके लिए इस प्रकार के क्वेश्चन से पुटअप किए जाते हैं और वहाँ पर वह गलती कर बैठते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए और ध्यान से समझिए कि किस तरह से हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना होगा और वो हमारे लिए उपयोगी हैं। कोई सी भी परीक्षाएं हो, उस परीक्षाओं या कोई सा पेपर हो, पहले उसका सिलेबस और उस सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से परीक्षाओं में आएंगे, ये बात जानना बहुत ज़रूरी होता है। आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझ में आया होगा और इसके बाद में आप और एक्सरसाइज करके इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आप इस बात को समझे होंगे। अगले टेंस पर चलते हैं हम। अब हम देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? जहाँ पर भी कंटिन्यूस आएगा V1 आएगी और परफेक्ट भी साथ में जुड़ा हुआ है तो V3 आना जरूरी है।
तो और परफेक्ट साथ में V3 आई है, तो V3 कब आएगी? जब हैव आएगा या हेज आएगा या हेड आएगा। तो देखो, और कौन से टेंस की बात करें फ्यूचर की, तो सेल आएगा। इस तरह से देखो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सीधी सिंपल लैंग्वेज में या सही सीधी भाषा में याद रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में V1 तो आएगी, ठीक है साहब, V1 आएगी क्योंकि कंटिन्यूस है। परफेक्ट इसलिए V3 आएगी, और V3 कब आएगी? जब हैव होगा, और फ्यूचर इसलिए सेल या विल का यूज होगा। तो इस बात को समझ गए। तो सेल हैव बीन V1 प्लस ING, विल हैव बीन V1 प्लस ING और अदर वर्ड्स। यहाँ पर भी सिंस फॉर का प्रयोग होगा, सिंस फॉर ऑल का टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड से पहले। अब देखो, ये आपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझा, फिर से समझिए। सब्जेक्ट होगा सेल हैव बीन या विल हैव बीन, और V1 प्लस ING होगी, और फिर अदर वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं। अब देखो किन के लिए होगा। इस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए होता है जो फ्यूचर में किसी निश्चित समय तक जारी रहेंगे। समझ गए? किसी निश्चित समय तक जारी रहेंगे। अब समझो, वह 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा होगा। 2 दिन से, इन फ्यूचर, फ्यूचर में 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा होगा। लता सुबह से गाना गा रही होगी। लता सुबह से गाना गा रही होगी। तो ऐसे फ्यूचर में कोई भी एक्शंस हो जो किसी निश्चित समय से लगातार होने की संभावना हो, कंटिन्यू होने की संभावना हो या होना है जिनको, उनके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। जहाँ पर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आएंगे उनसे आगे, उनके आगे हम सिंस या फॉर का यूज करेंगे। सिंस और फॉर का यूज हमने पहले समझ लिया है, उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखो आप, यहाँ सब्जेक्ट क्या है हमारा? 2 दिन से, इसको सबके लास्ट में ले जाएंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही। तो ही के साथ इन दोनों में से हेल्पिंग वर्ब की डिमांड करेंगे तो क्या आएगी? विल हैव बीन। विल हैव बीन। V1 क्या है हमारी? प्ले। ING प्लस कर दो। क्या चीज़ खेलता है? क्रिकेट। और कब से? फॉर 2 डेज। फॉर 2 डेज। इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट कर देंगे। मेरी बात समझेंगे आप शायद? ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 डेज। देखो, 2 दिन से सबके लास्ट में लिखेंगे फॉर 2 डेज। समझ ही गए होंगे आप। इसको बनाते हैं। देखो, लता किसी का नाम है, सुबह से सबके लास्ट में जाएगा। विल हैव और सेल हैव में से एक बताइए। विल हैव बीन क्या कर रही थी? एक वर्ब बताइए। सिंग। तो V1 है यहाँ पर, ING और प्लस करो। सिंगिंग अ सॉन्ग। सिंगिंग अ सॉन्ग कब से? सिंस या फॉर बताइए। सिंस या फॉर कौन सा आएगा? मंडे। मंडे का M कैपिटल में आएगा क्योंकि किसी भी डेज हो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखते हैं। लता विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस आई राइट होगा, फॉर गलत होगा क्योंकि फॉर का हम यूज यहाँ नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते? हमने जो हमारी पिछली क्लासेस थी उसमें इस बात को जाना है अच्छी तरह से। अब वापस समझिए। देखो, सेंटेंस का स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सब्जेक्ट सेल हैव बीन और विल हैव बीन के साथ में क्या होगा? V1 प्लस ING होगी। इस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शंस कार्यों को एक्सप्रेस करने के लिए होता है जो फ्यूचर में किसी निश्चित समय तक जारी रहेंगे। वह 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा होगा, तो इसको ही, विल हैव और सेल हैव बीन में से एक V1 प्लस ING और क्रिकेट, फिर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड से पहले सिंस या फॉर का प्रयोग। देखो, लता सुबह से गाना गा रही थी। लता विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मंडे। सॉरी, मॉर्निंग। मंडे नहीं, सुबह से, सॉरी, फॉर मॉर्निंग। सुबह से गाना गा रही थी। अब देखो, थोड़ी सी हम एक चीज़ और जान लेते हैं इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ पर हमारे पास में पहली बार यानी 3 वर्ड्स में हेल्पिंग वर्ब्स आई हैं। 3 हो गए ना, इससे पहले 2 ही आती थी केवल, अब की बार 3 में आ गई। अब देखो, इनका अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो किस तरह से बनाएंगे, और इंट्रोगेटिव हो तो उसको कैसे बनाएंगे, इस चीज़ में हम थोड़ा सा फोकस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे इसके यूज के बारे में। हमारे एग्जाम्स में इसके यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आपको नेगेटिव बनाना है, नोट प्लस करना है, तो क्या करोगे? ही विल नॉट, यानी मेरे करने का अर्थ है कि सेल या विल के बाद ही नोट लिखना है,
और हैव बीन वैसा का वैसा पीछे लिख दिया जाएगा। यहाँ पर मैं इसी को वैसा का वैसा लिख देंगे। अब इस बात को समझिए, यहाँ देखिए ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days, तो नोट यहाँ पर प्लस करना है। अगर हमें इसी का क्वेश्चन बनाना है तो क्या करेंगे, केवल विल या सेल को ही आगे लाएंगे। तो यहाँ हमारे पास में विल है, विल ही नोट को लिखना चाहो तो यहाँ आएगा, कोई बात नहीं। और इस तरह से हम आपको एक चीज़ में डॉट क्वेश्चन मार्क ऐसे बताना चाहता था, शायद इसको समझ गए होंगे आप। यानी कि नोट की जो पोजीशन होगी वह 3rd नंबर पर होगी, यानी 3rd नंबर पर हम नोट को लिखेंगे, 3rd नंबर पर। ये चीज़ समझ गए आप, कहाँ लिखेंगे, 3rd नंबर पर। और जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे तो केवल सेल या हैव को, सेल या विल को ही आगे लिखेंगे, उसके साथ में दूसरी जो हेल्पिंग वर्ब्स के वर्ड्स जुड़े हुए हैं हैव बीन, उनको नहीं लिखेंगे। ओके, अब देखो इसके कौन कौन से एडवर्ब्स होते हैं, या ये समझिए आप, यहाँ से हमारी एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं उसके लिए हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं और इस बात पर ध्यान देते हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। कोई सा भी एग्जाम्स हो, क्या क्या क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चंस यहाँ से पुटअप किए जा सकते हैं, उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। आप इस चीज़ को याद रखिए कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, ये बात आप याद रखिए। हम इसके यूज की तरफ बढ़ते हैं। आपने समझा कि इसका यूज कब होगा, यानी कब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा, जब ऐसा कार्य हो जो फ्यूचर में किसी निश्चित समय से लगातार जारी होने की उसकी संभावना हो या उसे लगातार जारी होना है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को समझने के लिए मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखकर समझाने का कोशिश की है कि किस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे और वर्ब का सही यूज करेंगे। देखो अभी हमने इस चीज़ को सीखा है, पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं अपन। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई ब्लैंक टीच हियर फॉर 2 years। ठीक है, अब देखो सुनो, अभी हमने एक चीज़ सीखी थी कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ये किस टेंस को बताती है, यानी बाई प्लस टाइम किस टेंस को बताता है, फ्यूचर परफेक्ट को। लेकिन उसी के साथ में देखो सिंस या फॉर या ऑल के बाद में टाइम दे दिया, याद रखना यहाँ पर, सिंस फॉर या ऑल के बाद में टाइम दे दिया या टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आ गए, तो वहाँ पर हमें इस टेंस को मानना है। अब कैसे, आप हिंदी में देखो उसकी मीनिंग निकालोगे तब भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए आपको मीनिंग नहीं आ रहा, उसका सेंस समझ में नहीं आ रहा, तो इस बात को हम याद रखेंगे, यानी कि बाई के साथ में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हो और सिंस और फॉर या ऑल के बाद भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हो, तो हमें क्या मानना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से मानना है। अब यह समझो आप, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक, यानी कि हम मान लीजिए आज अभी हमारे पास में सितंबर का महीना है, सितंबर है और इस महीने का अंत होगा 30 सितंबर को। ठीक है, तो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आज हम प्रेजेंट में हैं और अब फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, फॉर 2 years, 2 साल से रह रहा होगा, यानी फ्यूचर में होने वाली किसी निश्चित समय तक होने वाली या जारी रहने वाली वर्ब की हम बात कर रहे हैं। तो शायद आपके समझ में आएगी ये बात। वापस समझो, अपनी भाषा में याद रखो, सीधी लैंग्वेज में, बाय के बाद में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हो और सिंस या फॉर के बाद में कोई भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आ जाए तो हमें फ्यूचर परफेक्ट का यूज करना है। देखो अब आई के साथ में सेल हैव बीन, यहाँ क्या आएगा, सेल हैव बीन, क्या लिखेंगे अपन, सेल हैव बीन, और इसमें अपन को V1 प्लस ING करनी है, तो क्या करेंगे, टीच में आप ING प्लस करोगे टीचिंग, तो ये यहाँ पर इसकी करेक्ट फॉर्म होगी। अगले सेंटेंस चलते हैं, यू ब्लैंक इंग्लिश फॉर 3 years। देखो वही बात आ गई, फॉर 3 years, 3 वर्षों से, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर भी आ गया, और फॉर या सिंस के बाद में या ऑल के बाद में
टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स भी आ गया, तो फ्यूचर परफेक्ट में चलेंगे अपन। यू के साथ में सेल आएगा, या क्या सेल आएगा, विल आएगा, विल हैव बीन लर्निंग। इस तरह से हमें इसको करेक्ट फॉर्म भरेंगे। इस सेंटेंस में चलिए देखो, आई ब्लैंक इन जयपुर फॉर 6 years बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। देखो यहाँ पर लीव भरना है, तो यहाँ पर ये भी है और ये भी है, तो आप समझ गए होंगे। अकेला होगा अगर ये तो फ्यूचर परफेक्ट होगा, और ये भी प्लस में होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। तो आई के साथ में सेल हैव बीन, लीव में आप ING प्लस कीजिए, लिविंग। इस तरह से इस सारी चीज़ को आप समझ गए होंगे, और आपके मैं इसी उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ समझ में भी आया होगा। और किस प्रकार से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो भी हमने सीखे। आप देखो, मैं इसी सेंटेंस में एरर बनाकर CBSE के जो एग्ज़ाम्स में आते हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। देखो किस तरह से आते हैं, एक सेंटेंस हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, और इसी के साथ में हमारी जो लाइव क्लास है वहाँ का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा वहाँ पर एक लिंक होगा आपके लिए। उस लिंक को आप ओपन करोगे, ओपन करने के बाद में टेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उनको सोल्व करोगे आप, तो आपका सेल्फ टेस्ट होगा, और उसका जो फीडबैक है वो हमारी टेक्निकल टीम को मिलेगा कि आपने कितना स्कोर किया, किस प्रकार की आपकी परफॉर्मेंस रही, और उससे हमारी सारी टीम मोटिवेट होती है आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट करें। वहाँ पर कुछ कंडीशंस होती है, उनको फॉलो करना है आपको। आज की कंडीशंस होगी, आपको वहाँ पर फुल नेम फिलअप करना है, प्लस आपके कॉन्टैक्ट नंबर लिखने हैं, व्हाट्सएप वाले कॉन्टैक्ट नंबर। आपका लिंक ओपन होगा, वहाँ की एक्सरसाइज को कीजिए, उसी के साथ में आपको एक मार्कशीट मिलेगी, वो मार्कशीट आपके लिए आपको मोटिवेट करेगी। जहाँ पर गलती हो वहाँ पर उस क्वेश्चंस को आप मेरे जो वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर होंगे उस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो, मैं उनको आपको समझा दूंगा। देखो सुनो, इस प्रकार से कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, इस तरह से लिख दिया साहब। देखो, आई सेल हैव लीव्ड कर दिया मैंने, ठीक है। ओके, अब देखो समझते हैं अपन यहाँ पर, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ये लिखा हुआ है और ये भी लिखा हुआ है, तो फिर ये गलत हुआ या नहीं हुआ? यानी इस महीने के अंत तक, 2 साल से, देखो अर्थ नहीं बैठ रहा, इस महीने के अंत तक मैं 2 साल से रह चुका हूँगा। अब ये देखो थोड़ा अजीब सा लग रहा है आपको, तो इस यहाँ पर ये गलती है, आप इन दोनों को प्लस करके देख लेना और आपको एरर का पता लग जाएगा कहाँ पर गलती है। देखो बाई, वापस समझाता हूँ मैं, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यानी बाई के बाद में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हो, प्लस फॉर या सिंस के बाद में या ऑल के बाद में टाइम बताने वाले शब्द हो, तो उस कंडीशन में हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है। आप हमारे साथ इतने समय से जुड़े हुए हो, उसके लिए आप सभी को थैंक्स अ लॉट ऑफ। आप हमें मोटिवेट करते हो हमारे साथ जुड़कर और हमारी लाइव क्लास देखते हो। आज का टेस्ट आपको ज़रूर देना है और आपका सेल्फ टेस्ट करना है। थैंक्स।